सभी छात्रों को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैथ के सिलेबस के बारे में बता चुके हैं कि आपका मैथ कितने यूनिट में डिवाइड है और कौन से यूनिट में कितने चैप्टर रखे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि कौन से यूनिट को पढ़ना सबसे पहले बेटर रहेगा। ठीक है, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जो आपकी यूनिट नंबर 2 है जिसमें डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स रखे गए हैं, वो यूनिट्स को आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिट्स किसी यूनिट से लिंक नहीं है, अर्थात कोई भी चैप्टर इन चैप्टर से लिंक नहीं है। ठीक है, और जो इसमें आप लोगों को सबसे बड़ी यूनिट है कैलकुलस जिसको कहते हैं। ठीक है, वो सबसे बड़ी यूनिट है। टोटल उसमें चार पाँच चैप्टर रखे गए हैं, तो वहाँ उसको हम पहले नहीं पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें यूनिट फर्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए हम पहले उसको नहीं पढ़ेंगे, और अगर हम पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हमको जंप करना पड़ेगा कैलकुलस में, जिससे आपका तीसरा और चौथा चैप्टर था यूनिट 2 छूट जाएगी। ठीक है, इसलिए पहले यूनिट 2 को लेना ज़्यादा बेटर है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। आव्यूह आइए समझते हैं कि मैट्रिक्स आखिर होती क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास नंबर है और फंक्शन है, ठीक, और उन नंबर्स और फंक्शन को एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में अगर उसको अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है, तो उसी अरेंजमेंट को बोला जाता है आव्यूह। जैसे कुछ नंबर हमारे पास है, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है, x है, साइन x है, 2 है, -4 है, ठीक है, या p है, z है। ठीक है, तो ये देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में व्यवस्थित कर दिया गया है। तो इसी व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक, ये वाली क्षैतिज लाइन होती है भैया, ये जो आपको दिख रही है 5 4 3, ये है क्षैतिज लाइन, क्षैतिज। और जो सीधी वाली है 5x-4 दिख रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर होती है, वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिक बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, आप लोग धड़ाधड़ न मत बोलिएगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर है। ओके, अच्छा, आव्यूह को हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद करते हैं, ये। ठीक है, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ बुक्स ये वाले ब्रैकेट का भी यूज किए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसी बुक में अगर ये मिले तो चाहे इससे आप बंद करिए, चाहे इससे बंद करिए। ओके, अच्छा, ये जो क्षैतिज लाइन है ये कहलाती है पंक्ति। क्या कहलाती है? पंक्ति, रो, पंक्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं? रो। अच्छा, जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ठीक है, इसको बोला जाता है स्तंभ, कॉलम जिसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें देखा जाए तो 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। देखिए, एक ये पंक्ति हो गई, एक ये पंक्ति हो गई, एक ये पंक्ति हो गई। ठीक है, जिसको हम जनरली R1, R2, R3 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रो। अच्छा, 3 स्तंभ भी है, एक यो वाला स्तंभ है, एक यो, एक यो। स्तंभ को C1, C2, C3 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो समझ में आ गई बातें। अच्छा, इसमें जो ये 5 4 3 x sin x जो आ रहे हैं, ठीक, इनको बोला जाता है आव्यूह के अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव, एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके,
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अवयव के क्रम के बारे में, क्रम या कोटि। ठीक है, क्रम या फिर कोटि कह लीजिए। तो देखिए, क्रम या कोटि क्या होती है? पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या को हम इसका क्रम बोलते हैं। ठीक, पंक्तियों की संख्या की संख्या गुणे में स्तंभों की संख्या की संख्या। ठीक है, ये कहलाता है क्रम। अच्छा, पंक्तियों की संख्या को m से लिखा जाता है और स्तंभों की संख्या को n से लिखा जाता है। तो जो अवयव का क्रम बन जाएगा, क्रम वो n क्रॉस n का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे किसी भी अवयव में कितने अवयव होते हैं, चाहे काउंट करके निकाल लीजिए और चाहे तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करा दीजिए। भाई इसका क्रम देखें तो इसका क्रम क्या है? 3 पंक्ति हैं क्रॉस 3 स्तंभ है, 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। ठीक है, अगर अवयव की संख्या निकालें तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, मतलब 9 अवयव होंगे। आप काउंट करके देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम अवयव निकालते हैं और इस प्रकार से हम क्रम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे हमें किसी अवयव की पोजीशन बताना है, कहने मतलब है कि कोई अवयव कहाँ पर है, किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। ठीक है, तो उसको कैसे बताएंगे? तो यह एक बात समझ लीजिएगा, अवयव को हम स्मॉल ए से लिखते हैं और आई जे लगा देते हैं। आई जे का मतलब है कि जो अवयव जिस पंक्ति का होगा वो ठीक पंक्ति और जिस स्तंभ का होगा वो ठीक स्तंभ हो। ठीक, जैसे हम 4 की बात करते हैं, इसको अभी रख करते हैं। 4 की बात करें तो 4 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। ये पहली पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ है, C2 है ना। ठीक, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है तो पंक्ति की संख्या पहले लिखते हैं। तो ए इसको लिखेंगे, ए पंक्ति की संख्या 1 है तो A1 2 लिखेंगे, क्या आ जाएगा 4। राइट। अच्छा, जैसे हमें इसको बताना है, इसकी पोजीशन क्या है, तो लिखेंगे ए, तो भैया किस पंक्ति का है? दूसरी पंक्ति का है। ठीक, और किस स्तंभ का है? तीसरे स्तंभ का है, तो ये हो जाएगा A2 3, कितना 2। और समझिए, जैसे हमें साइन एक्स को बताना है। ठीक है, तो साइन एक्स किस पंक्ति का है? पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पंक्तियों की संख्या, इससे ये कंफ्यूज मत होइएगा। आई जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि सर पंक्तियों की संख्या को m से डिनोट करते हैं और स्तंभों की संख्या को n से। अब यहाँ पे आई जे फिर क्यों आप बात ले आए बीच में? ठीक है, आई जे अभी बताए ना कि ये आई जो होगी पंक्तियों की संख्या, जे स्तंभों की संख्या। ये पर्टिकुलर उस पंक्ति और उस स्तंभ को प्रेजेंट करता है जिसके ये अवयव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दिया करिए, उसको हम दोबारा से रिपीट करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रही बात। हम साइन एक्स की बात कर रहे थे, तो भैया साइन एक्स दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है। ओके, चलिए इसके बेस पर कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसको हम रख कर रहे हैं, अगर कुछ चीजें नोट करना है तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, व्यू व्यू
ये इस आवयव के लिए ज्ञात कीजिए पहला नंबर क्रम, दूसरा नंबर अवयवों की संख्या, तीसरा नंबर अवयव A12 A22 A23 A34 A32। ठीक, इसको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इस आवयव का क्या पूछा है, क्रम पूछा है। अच्छा, क्रम के लिए देखिए भैया क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और गुणे में स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों के लीजिए 1 2 3, 3 पंक्ति है तो 3 लिखेंगे क्रॉस। स्तंभ भी लेते हैं 1 2 3 4, 4 स्तंभ हुए ना भाई, 1 2 3 4। ठीक, तो 4 लिख देंगे। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 का। ओके। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या क्या है, तो अवयव की संख्या इनका गुणा करा दीजिए, नहीं तो गिन लीजिए भाई। 3 चौक 12, आप गिन कर भी देख सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि इन अवयवों को ज्ञात कीजिए। A12 का मतलब है कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव मतलब ये 4 है भाई। पहली पंक्ति पढ़ रहा है और दूसरे स्तंभ पढ़ रहा है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव देख लीजिए। दूसरी पंक्ति तो ये रही, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति हो गई, और दूसरा स्तंभ ये दूसरा स्तंभ मतलब 4 पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 4 आ जाएगा। और उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी A23 चाहिए हमें। तो दूसरी पंक्ति ये दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ ये तीसरा स्तंभ कौन है, 3 है, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो भैया ये रही तीसरी पंक्ति और ये रहा चौथा स्तंभ। कौन पढ़ रहा है, 7 पढ़ रहा है, ये 7 हो जाएगा। और निकालना है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। आइए देखते हैं तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये भैया ये तीसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है। ओ सॉरी, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ। कौन पढ़ रहा है, 3 पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे एलिमेंट भी निकल चुके हैं। आई बात समझे। तो इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। अच्छा, इसको इस प्रकार आप लोग कॉपी पे ना बनाइएगा, ये तो समझाने का तरीका था हमारा। ठीक है, नहीं तो इसी तरह मार खींच खांच के भगा दो। ठीक, ऐसा नहीं करना आप लोगों को, राइट। चलिए, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी अवयव को प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे। तो देखिए, कोई भी अवयव है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम दिखाते हैं भाई, अवयव है तो अवयव भी होगा, AIJ लिखते हैं अवयव के लिए। ठीक है, ये अवयव को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, आई बात समझे। अच्छा, अब हम कुछ अवयव का निर्माण करेंगे। ठीक है, कुछ शर्त ये दिया रहेगा और उस शर्त के हिसाब से अवयव बनाना सीखेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको कोई 2x2 का अवयव बनाना है। ठीक है, आपको अवयव कितने बनाना है, 2x2 का। ठीक, उसके लिए आपको ये दिया ना भाई, अवयव एल बनाना है। इधर अच्छे से लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, एक 2x2 का 2x2 अवयव की रचना कीजिए। ठीक, जहाँ AIJ I+J का होल स्क्वायर है। ठीक,
अच्छा 2x2 है, 2x2 का अवयव हमें निकालना है। अब देखिए 2x2 है, 2 दूना 4 मतलब 4 अवयव होंगे। ठीक है, तो अवयव क्या बनेगा, ये A11 होगा, A12 होगा और A21 होगा, A22 होगा। बस इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। इन्हीं अवयवों को निकाल लीजिए, अवयव तैयार हो जाएगा। उसके लिए ये शर्त दिया है कि Aij जो हो वो i प्लस जे का होल स्क्वायर हो। पहले हम A11 निकाल लेते हैं। इधर A11 मतलब यहाँ पे i की जगह देखिए 1 है और j की जगह भी 1 है, तो इसमें रख देंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर। 1 1 2 2 का स्क्वायर 4। अच्छा अब निकाल लेते A12 तो i की जगह 1 रखेंगे प्लस j की जगह 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब निकाल लेते हैं A21 तो i की जगह 2, j की जगह 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और A22 तो i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16। बस यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा अवयव तैयार हो जाएगा। A11 4 आया है, A12 9 आया है, A21 9 आया है, A22 16 है। ठीक है, ये 2x2 का क्या हुआ, अवयव हुआ। राइट, चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार पर। ठीक है, चलिए अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा देखिए, हमें पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन अवयव होते हैं, किन किन अवयवों के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है पंक्ति अवयव के बारे में, पंक्ति अवयव जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, हमें पढ़ना है स्तंभ अवयव के बारे में, स्तंभ अवयव इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग अवयव, वर्ग अवयव जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ठीक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अदिश अवयव, अदिश अवयव इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ठीक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई तत्समक या तत्समक या इकाई अवयव। ठीक है, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी। ठीक,
या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई मत करिएगा, ठीक है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तस्मा काफी। और इसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इतने आव्यूहों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंक्ति आव्यूह के बारे में, ठीक है। इसको रब करना है पहले, तब एक एक पे डिटेल से चर्चा किया जाए, ठीक। चलिए सबसे पहले हम पंक्ति आव्यूह के बारे में जानेंगे। पंक्ति आव्यूह, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अच्छा, नाम को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा ये मैट्रिक्स होता होगा जिसमें केवल पंक्ति होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वह मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल और केवल पंक्तियों की संख्या एक होती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एज एग्जाम्पल, ठीक, जैसे ये है भाई 1x1 का भी कह सकते हैं, इसमें पंक्ति की संख्या क्या है, एक है। या ये एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक। 2x2 में देखते हैं, सॉरी 2x2 का कह रहे हैं, एक दूसरा देखते हैं, ये ठीक है। इसका क्रम क्या है, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ठीक है। देखिए पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक है, राइट। और बात कर लेते हैं, ये देखिए एक पंक्ति 4 स्तंभ, ठीक है। तो ये सभी क्या है, पंक्ति आव्यूह है। क्या है, पंक्ति आव्यूह, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब अगली चीज समझते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, आव्यूह जिसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं स्तंभ आव्यूह क्या होता है। देखिए वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, अर्थात ऐसे आप बोल सकते हैं कि वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक होती है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक। जैसे अब 1x1 का तो कोई भी हो सकता है, ठीक, चाहे स्तंभ आव्यूह का हो चाहे उसको पंक्ति आव्यूह का हो, ठीक है। अच्छा, एक जैसे ये देखिए, इसमें देखिए स्तंभ एक है, पंक्ति 2 है, यानी 2x1 का है। और देख लेते हैं, इसमें देखिए स्तंभ कितना है, 3 है, पंक्ति सॉरी स्तंभ एक है, पंक्ति एक, पंक्ति 3 है, तो 3x1 का। अच्छा एक मिनट है, जो पंक्ति आव्यूह है, ठीक है, पंक्ति आव्यूह का जो स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, वो होता है 1x m का। भाई पंक्तियों की संख्या एक होती है और स्तंभ कुछ भी हो सकता है, ये पंक्ति आव्यूह के लिए है। और इसी प्रकार स्तंभ आव्यूह के लिए जो क्रम बनता है स्टैंडर्ड ऑर्डर, वो भैया इसको m कह सकते हैं। भाई पंक्ति कुछ भी हो सकती है, पर जो स्तंभ होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं वर्ग आव्यूह। इसको रख कर रहे हैं, ठीक है। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह
इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? सुनिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। ठीक है, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भैया 1x1 में तो सभी आता है। ठीक है, इसमें देखिए एक पंक्ति है एक स्तंभ है तो ये कहलाएगा वर्ग आव्यूह। और समझिए, जैसे ये है, इसमें देख लीजिए जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ है, दो पंक्ति दो स्तंभ है तो ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। और समझिए ये 3x3 का, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो ये क्या है? वर्ग आव्यूह, राइट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका क्रम तो वही बनता है m क्रॉस n का, पर शर्त क्या लगी होती है? इसमें शर्त ये होती है कि m n के क्या हो? बराबर हो। ठीक है, वर्ग आव्यूह तभी कब होगा जब m n के बराबर होगा तब। चलिए, इसको भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब अगली चीज समझते हैं, अगला टाइप समझते हैं, अगली चीज नहीं। ठीक है, अगला जो टाइप है हमारा विकर्ण आव्यूह। क्या है? विकर्ण आव्यूह। आव्यूह इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसको समझिए, ये क्या होता है? ये वह ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके मुख्य विकर्णों के अवयव को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अवयव का विकर्ण का क्या होता है? सुनिए, इसे मान लीजिए ये कोई अवयव है। ठीक है, इसके इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिला दे एलिमेंट्स को तो ये जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है विकर्ण, डायगोनल बोला जाता है। 3x3 में भी देख सकते हैं, 3 2 4। ठीक है, ये होगा विकर्ण आव्यूह का, क्या होगा? विकर्ण होगा। ठीक है, और ये विकर्ण के एलिमेंट्स होंगे। ठीक, अच्छा, इसमें यहाँ पे दो दो विकर्ण होता है तो पहले वाले विकर्ण को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स पल, यानी मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। ठीक, और जो दूसरा वाला होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी डायगोनल्स। ठीक है, या हिंदी में द्वितीय विकर्ण। ठीक है, अच्छा, इस लेवल पे हमें मुख्य विकर्ण या द्वितीय विकर्ण से ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। हम जब विकर्ण की बात करेंगे तो बात होगी किसकी? मुख्य वाले की। ठीक है, सेकेंडरी से कोई मतलब नहीं। अब आप लोगों को मुख्य विकर्ण के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं विकर्ण आव्यूह क्या होता है। यानी ये ऐसा आव्यूह होता है, और एक बात बताते हैं, जो विकर्ण आव्यूह होता है वो केवल वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, और कोई भी आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं होगा, केवल और केवल वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह के अलावा किसी भी आव्यूह में डायगोनल्स नहीं मिलेगा, मतलब विकर्ण नहीं मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, राइट। अच्छा, जैसे ये मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह है,
अगर इनके विकर्ण के अवयव को छोड़ दें, बाकी सभी को शून्य कर दें। क्या करते हैं? शून्य, मतलब जीरो कर दें। ठीक है, देखिए विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सारे शून्य है ना, तो ये कहलाएंगे विकर्ण अवयव। ये तो 3x3 में हुआ, 2x2 में कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है विकर्ण अवयव। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह वर्ग अवयव जिसके विकर्णों के अवयव के अलावा सारे एलिमेंट्स, सारे अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। राइट, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब अदिश अवयव के बारे में पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिएगा अदिश अवयव। अदिश अवयव। अच्छा, अदिश अवयव क्या होता है? यानी ऐसा विकर्ण अवयव होता है जिसके विकर्णों के अवयव जो होते हैं सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, चाहे 2-2 हो, चाहे 3-3 हो, चाहे 4-4 हो, वो सभी एक ही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ये भाई, ये विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव तो होगा, लेकिन इसमें जो डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स हैं सेम है, तो ये अदिश अवयव ही होगा। राइट, और इसको सही से बना देते हैं। 3x3 में भी देख सकते हैं। ये ठीक है, जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं? समान हैं। ठीक है, बाकी सभी शून्य हैं, तो ऐसे अवयवों को क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। राइट, अब अगली चीज समझ लेते हैं, तस्मक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत ही खास मैट्रिक्स है, इसको ध्यान से समझिएगा। तत्समक अवयव या इकाई अवयव। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे विकर्ण अवयव होते हैं जिसके विकर्णों के एलिमेंट्स एक होते हैं, मतलब एक एक होते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? तस्मक अवयव कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल बता रहे हैं। ये जो विकर्ण के अवयव हैं, विकर्ण के अवयव हैं, वो क्या है? एक एक है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स एक होते हैं। और 3x3 में देख सकते हैं, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये कहलाता है तस्मक अवयव। अच्छा, 1x1 वाले को I1 से डिनोट करते हैं, 2x2 वाले को I2 से डिनोट करते हैं, और 3x3 वाले को I3 से। यानी जनरली I से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? I से। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, प्रत्येक अवयव एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तस्मक अवयव कहते हैं। तस्मक या इकाई अवयव। ठीक है, ये बहुत स्पेशल मैट्रिक्स हैं जो अब आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद शून्य अवयव, वो भी बहुत ही खास अवयव है। ठीक, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। अगला शून्य अवयव, लास्ट है ना, शून्य अवयव। चलिए देखिए, शून्य अवयव क्या होते हैं? ऐसे अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। बात खत्म। ठीक, जैसे ये देखो, ये क्या है? सब शून्य है। ये देखो,
ये किसी भी क्रम का हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसी भी क्रम का हो सकता है, राइट। ये सारे शून्य अवयव कहलाते हैं। अच्छा, इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, किससे? ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारे अवयवों के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को फिलहाल हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना भी हम अगली आपकी एक्सरसाइज 3.1 के लिए बेस था, वो सारी चीज़ हम बता चुके। अब आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप लोग हल करिएगा, इसके बेस पे हल हो जाएगी। और बाकी हम अगले वीडियो लेक्चर में एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैनल में बने रहिए। अच्छा, एक बात और बताते हैं कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों को भी पढ़ने में हेल्प मिल सके, ठीक है। गुड बाय।